अगर आप किसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट को देखोगे तो लगेगा कि कैलकुलेटर और डिक्शनरी का एक खिचड़ी बनाकर आपको दे दिया गया है। NIM, कासा, PCR और NPA जैसे डरावने शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऑनेस्टली एक बात कहूँ, अगर आपने सिर्फ 10 पैरामीटर को देखना सीख लिया तो आप इंडिपेंडेंटली किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को एनालाइज करना खुद से ही सीख जाए। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और कौन से 10 पैरामीटर हैं जिसको देखने के बाद हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना सीखेंगे। आप जब कोर कंसेप्ट को समझ लेंगे तो वीडियो के अंत में हम एक चेकलिस्ट भी देंगे जिसे कि आप इंडिपेंडेंटली किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है और बैंक कमाता कैसे है। जब भी हम सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं या फिर FD करते हैं तो हम बेसिकली बैंक को उधार दे रहे होते हैं। यही कारण है कि बैंक हमें लगभग 6% का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट भी देती है। बैंक्स वापस इसी पैसे को जरूरतमंद लोगों को लेंड भी करती है और उस पर लगभग 12% का इनकम भी लेती है। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया 12-6 यानी 6%। ये जो 6% का स्प्रेड है ये बैंकिंग सेक्टर की जान है। आज हम जो भी पैरामीटर्स की बात करेंगे मोर और लेस इसी स्प्रेड से कनेक्टेड है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की और एक इनकम भी है। जब भी बैंक्स आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है या म्यूचुअल फंड बेचती है तो उससे उसको कमीशन मिलता है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करने पे वो चार्ज कलेक्ट करती है और साथ में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लेती है। ये बैंक्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। अब जब आपने बैंकिंग के कोर बिजनेस मॉडल को समझ लिया है तो समझते हैं 4 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को। किसी भी कंपनी के नंबर देखने से पहले इन 4 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को समझना जरूरी है और क्योंकि ये RBI कंट्रोल करती है तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि बैंक कितना लैंड कर सकती है और कितना कमा सकती है। पहला है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन RBI के पास इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है। RBI अगर CRR को बढ़ा देती है इसका मतलब है कि बैंक के पास लेंडिंग के लिए कम रुपये रहेंगे और लेंडिंग कम हुई तो प्रॉफिट भी कम होगा। दूसरा है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना पड़ता है। अगर RBI SLR को बढ़ाती है तो सेम वही कंसेप्ट है कि बैंक के पास लेंडिंग के लिए कम रुपये रहेंगे और प्रॉफिट भी कम होगी। तीसरा है रेपो रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे RBI बैंक्स को लोन देती है। अगर RBI रेपो रेट को बढ़ाती है इसका मतलब है कि बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा। इस कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए उसे अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। इससे लोन महंगे होंगे। लोन महंगे होने से लोग लोन लेना कम कर देंगे तो अल्टीमेटली बैंक की मार्जिन भी घटेगी और इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आ सकती है। चौथा है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स RBI को लोन देती है। अगर RBI ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक रिस्की लोन देने के बजाय RBI में ही डिपॉजिट रखना सेफ समझेगी जिससे भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि RBI जब भी अपना क्रेडिट पॉलिसी डिस्क्लोज करती है तो बैंकिंग सेक्टर इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों करता है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे करना। किसी भी स्टॉक को समझने के लिए 2 पोर्शन को देखना जरूरी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है और फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं नंबर्स को, PL को और बैलेंस शीट को। आज इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है। आज मैं आपको 10 पैरामीटर्स देने वाला हूं जिसे देखने के बाद किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को खुद ही एनालाइज करना सीख जाएंगे और उससे इन्वेस्ट करने लगेंगे। पहला पैरामीटर है इंटरेस्ट इनकम। ये वो पैसा है जो बैंक हमें लोन देकर कमाती है। हम जब भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेते हैं और बैंक को जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो यहाँ पे आता है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बताता है कि बैंक का कोर बिजनेस यानी लैंडिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपके लिए पहला ग्रीन सिग्नल है। HDFC बैंक ने 2025 में इंटरेस्ट इनकम 3.36 लाख करोड़ अर्न किया। कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इंटरेस्ट इनकम का मतलब है हेल्दी एक्सपेंडिंग लैंडिंग बिजनेस। सेकंड पैरामीटर है नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII। याद है हमने 6% स्प्रेड की बात की थी। NII उसी को रूपी टर्म में रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला है इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अगर बैंक ने 100 रुपये लोन में कमाए हैं और 60 रुपये डिपॉजिटर्स को दिए हैं तो NII हो गया 40 रुपीज। राइजिंग NII मतलब स्प्रेड बढ़ रहा है। फॉलिंग NII मतलब मार्जिन घट रहे हैं जो कि प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। राइजिंग NII का मतलब है ज्यादा प्रॉफिटेबल कोर बिजनेस। इसे जरूर क्लोजली वॉच करो। तीसरा पैरामीटर है NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। NII जिस चीज को रुपये में दिखाता है NIM उसी को परसेंट में रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि टोटल लोन के रिलेटिव बैंक की कितनी कमाई हो रही है। अगर NIM 6% है इसका मतलब है कि बैंक हर एक 100 रुपये के लोन पे 6 रुपये कमा रही है डिपॉजिटर्स को देने के बाद भी। लार्ज इंडियन बैंक्स के लिए 3% का NIM को हेल्दी माना गया है। कंटिन्यूअसली फॉलिंग NIM एक वार्निंग सिग्नल है। चाहे बैंक की टोटल इनकम बढ़ भी रही है तो भी फॉलिंग NIM एक रेड फ्लैग है। चौथा पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ फंड। ये वो एवरेज रेट है जिस रेट
रेट पे बैंक मार्केट से पैसा उठाती है, जैसे कि सेविंग बैंक डिपॉजिट, एफडी, इंटर बैंक डिपॉजिट या फिर आरबीआई से लोन। बेसिकली बैंक जितना सस्ता पैसा उठा सके उतना बेटर। अगर बैंक्स को सस्ते में फंड मिलेंगे तो इसका मतलब है कि बैंक की मार्जिन बढ़ेगी। लोअर कॉस्ट ऑफ फंड मींस हायर एनआईएम, इसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। अगर साइमल्टेनियसली कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, एनआईएम घट रहा है, तो ये आपके लिए डबल रेड फ्लैग है। स्टेबल या फॉलिंग कॉस्ट ऑफ फंड दिखाता है कि लोगों को बैंक के ऊपर ट्रस्ट है और क्योंकि उन्होंने ये ट्रस्ट जीता है वो सस्ता पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। पांचवा पैरामीटर है कासा रेशियो। इसका मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स रेशियो। करंट अकाउंट के डिपॉजिट पे बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है और सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मामूली सा लगभग 3% के आसपास मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास अगर कासा डिपॉजिट्स ज्यादा है तो वो उसे सस्ते में उतने फंड मिल रहे हैं जिसे वो लेंड करके हायर मार्जिन कमा सकते हैं। फॉर्मूला है करंट डिपॉजिट्स प्लस सेविंग डिपॉजिट डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट। लार्ज बैंक्स के लिए 35% से ऊपर का कासा रेशियो हेल्दी माना गया है और अगर ये 40% से ऊपर हो तो इसे एक्सेलेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस में ये एक मोस्ट वॉच्ड मैट्रिक। सिक्स्थ पैरामीटर है एनपीए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे डरावना नंबर है। जब आप कोई लोन लेते हैं और 90 डेज तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक इसे एनपीए के कैटेगरी में रख देती है। इसका मतलब है कि इसके रिकवरी के चांसेस कम हो गए हैं और बैंक को लॉस होने की आशंका है। एनपीए की दो कैटेगरी है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है और 1 लाख का रिपेमेंट कर दिया है और 9 लाख का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो ये 9 लाख ग्रॉस एनपीए हो गया। ग्रॉस एनपीए से जब प्रोविजन को माइनस कर दिया जाता है तो वो नेट एनपीए हो जाता है। प्रोविजन प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो बैंक से अपने प्रॉफिट से हटा के रखती है ताकि वो लॉस को कवर कर सके। मान लेते हैं कि इस केस में बैंक ने 3 लाख का प्रोविजन कर दिया है तो ग्रॉस एनपीए था 9 लाख माइनस 3 लाख यानी नेट एनपीए हो गया 6 लाख। लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए 2% से नीचे के एनपीए को एक ग्रीन फ्लैग माना गया है। लो एनपीए का मतलब है कि बैंक ने वाइजली लेंड किया है। हायर एनपीए का मतलब है ट्रबल्स अर्निंग के लिए भी और डिपोजिटर्स के लिए। सातवां पैरामीटर है पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो। बेसिकली इसे बैंक के लिए शॉक एब्जॉर्बर समझो। अगर बैंक्स के कुछ लोन बैड हो भी गए हैं तो बैंक ने कितना पहले से कवर कर लिया है। पीसीआर इसी को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला है टोटल प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए इनटू 100। अगर बैंक का ग्रॉस एनपीए 1 लाख है और बैंक ने 90,000 का प्रोविजन कर लिया है तो पीसीआर हो गया 90%। पीसीआर 65 से 80% के बीच हो तो इसे हेल्दी माना जाता है। हायर पीसीआर का मतलब है बैड लोन्स को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा कैपेसिटी। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट चेक है। आठवां पैरामीटर है एडवांस ग्रोथ। एडवांसेस का सिंपली मतलब है कि बैंक ने कितने लोन दिए हैं। एडवांस अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि बैंकिंग का कोर सेक्टर बढ़ रहा है। अगर लोन ग्रोथ 10% से ज्यादा है तो इसे हेल्दी माना जाता है। लेकिन अचानक से अगर आपको लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिले तो ये चेक कर लेना कि कहीं मर्जर और एक्विजिशन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम का इवेंट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एडवांस ग्रोथ का मतलब है बैंक कस्टमर्स गेन कर रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। फ्यूचर इनकम का ये फॉरवर्ड इंडिकेटर। 9th पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में है। ये दिखाता है कि बैंक के पास अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट कितना कैपिटल है। आरबीआई का मिनिमम मैंडेट 11.7 है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 12% से काफी ऊपर होना चाहिए। ये इस बात को दिखाता है कि अचानक इकोनॉमिक स्लोडाउन आने पे या एनपीए में सर्ज होने पे बैंक इस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना इमरजेंसी कैपिटल के। हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब है फाइनेंशियल फोर्ट्रेस। ये नंबर कंफर्टेबली मिनिमम से ऊपर होना ही चाहिए। 10वां पैरामीटर है सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये बताता है कि बैंक कितनी एग्रेसिवली अपने डिपॉजिट को लोन में कन्वर्ट कर रहा है। फॉर्मूला है टोटल एडवांसेस डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट इनटू 100। आरबीआई का आइडियल रेंज है 75%, लेकिन ज्यादातर इंडियन सेक्टर बैंक 80 से 90% के बीच में काम करते हैं। अगर ये 100 से ऊपर चला गया इसका मतलब है कि बैंक जितना डिपॉजिट कर रही है उससे ज्यादा लेंड कर रही है। ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। सीडी रेशियो अगर 90% से ऊपर है तो आपको मॉनिटर करना चाहिए। ग्रोथ अच्छी चीज है लेकिन लिक्विडिटी के कीमत पर नहीं। यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देता हूँ, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये इफिशियंसी चेक है कि बैंक 100 रुपये कमाने के लिए कितने रुपये खर्च कर रही है। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम इनटू 100। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो 40% है इसका मतलब है कि बैंक हर एक 100 रुपये कमाने के लिए 40 रुपये खर्च कर रही है। टाइम के साथ राइजिंग कॉस्ट टू इनकम का मतलब है इनएफिशिएंसी आ रही है। ये मैनेजमेंट इफिशियंसी का एक रिपोर्ट कार्ड है। मैंने आपको 11 पैरामीटर्स दे दिए हैं। चलो क्विकली एक बार सबको रिकैप कर लेते हैं। पहला है इंटरेस्ट इनकम, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। दूसरा है एनआईआई, ये एक्सपेंड हो रहा है या नहीं। तीसरा है एनआईएम, ये स्टेबल है या राइजिंग है, 3% से ऊपर है या नहीं। चौथा है कॉस्ट ऑफ
फंड लो और स्टेबल है या नहीं। 5वां है कासा रेशियो, ये 35% से ऊपर है या नहीं। नंबर 6 है ग्रॉस एनपीए, ये 2% से नीचे है या नहीं। 7वां है प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये 65 to 80% के रेंज में है या नहीं। 8वां है ऑर्गेनिक एडवांस ग्रोथ, ये 10% से ऊपर है या नहीं। 9वां है CAR, ये 12% से ऊपर है या नहीं। 10वां है CD रेशियो, जो 75 से 90 के रेंज में है या नहीं। और 11वां है कॉस्ट टू इनकम, जो 45% से नीचे है या नहीं। याद रखिए, मिनिमम 5 साल के डेटा को चेक करना है। एक अच्छा क्वार्टर नॉइज हो सकता है, लेकिन 5 साल का ट्रेंड एक सिग्नल है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बैंक को अकेले नहीं देखना है, हमेशा उसका कंपैरिजन उसके पीयर के साथ करना है। अगर आप HDFC बैंक को देख रहे हैं तो उसका कंपैरिजन कोटक या ICICI बैंक के साथ ही होना चाहिए। कोई भी बैंक परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन ये बताता है कि किस बैंक को कहां पे एज है। यही इनसाइट आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ ले जाएगी। ये जो भी पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, इन्हें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन को ढूंढें और वहां से आप एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप screener.in में जाएं, ये फ्री है और यहाँ पे एक ही साथ आपको लगभग 10 साल के डाटा आराम से मिल जाए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने किस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है।